हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बताएंगे दोस्तों। यूपीएसआई में जो मूल विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 15-16 चैप्टर हैं, अधिनियम है। उसमें से एक जो अधिनियम है आपका मोटर वाहन अधिनियम दोस्तों, वो उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप जाकर इस उनके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जो यूपीएसआई मूल विधि का फोल्डर बना हुआ है वहाँ से मिल जाएगा वीडियो आप लोगों को आसानी से। और ये दूसरा वीडियो है, उसी में मूल विधि के अंतर्गत आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दोस्तों। इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे ये कब लागू हुआ, कैसे हुआ। देखिए, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 है, इससे पहले भारत में एक सिंध के द्वारा देती लेती अधिनियम जो लागू हुआ था 1939 में दोस्तों, लेकिन ये अधिनियम चल नहीं पाया, ये बंद हो गया। इसके बाद बिहार राज्य से एक अधिनियम पारित हुआ, दहेज अंकुश जो था 1950 में ये लागू हुआ, लेकिन ये भी अधिनियम लागू नहीं हो पाया दोस्तों। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने एक अधिनियम लागू किया, दहेज अधिनियम, जो 1953 में लागू हुआ दहेज को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये 1953 में लागू हुआ आंध्र प्रदेश के द्वारा, लेकिन ये भी नियम लागू नहीं हो पाया दोस्तों। लास्ट में एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है पारित हुआ 1959 में दोस्तों। देखिए, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1959 में ये पारित हुआ दोस्तों। और ये जो लागू हुआ था, ये लागू की जो तिथि है आपका 1 जुलाई 1961 में ये पूरे लागू हो गया भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। देखिए, आपका ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है पारित हुआ था 1961 में और लागू 1 जुलाई 1961 में हो गया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इससे पहले जो है ये 1961 1 जुलाई 1961 में भारत में लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर दोस्तों। जम्मू कश्मीर में उस समय 1 जुलाई 1961 में जम्मू कश्मीर लागू नहीं था ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसके बाद जो 31 अक्टूबर, देखिए दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया दोस्तों। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 में पूर्णतः पूरे भारतवर्ष में ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू हो चुका है। ये अभी संशोधन हुआ था तो 31 अक्टूबर 2019 में। आगे चलते, इसमें जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है इसमें आपका एक अध्याय है दोस्तों और 10 धाराएं हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में एक अध्याय और 10 धाराएं हैं। चलिए इसके बारे में आगे बताते हैं आप लोगों को। देखिए, इस जो अधिनियम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो इसमें परिवर्तन हुआ था 2 बार। एक हुआ था 1984 में दोस्तों, एक हुआ था 1984 में, एक हुआ था 1986 में। ये कह रहा है कि जो परिवर्तन हुआ था, ये कह रहा है कि विवाह के समय दिया हुआ भेंट, कह रहा है कि यदि कोई लड़की को यदि उसका शादी होता है तो विवाह के समय दिया गया भेंट वो दहेज में नहीं गिना जाएगा। और कह रहा है कि 1986 में जो हुआ था वो विज्ञापन, मतलब शादी के लिए जो विज्ञापन जारी लोग करते हैं उसका ये मतलब कि प्रतिषेध लागू किया कि दहेज के लिए कोई भी, अरे शादी के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेगा दोस्तों। ये 1986 में लाया गया था, लागू किया गया था। और जो विवाह के समय यदि लड़की को लड़की के पिता या उसके घर वाले कुछ सामान भेंट करते हैं, कोई कुछ देते हैं, तो वो दहेज में नहीं गिना जाएगा। ये 1984 में कहा गया था परिवर्तन के तहत। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो धारा 1 है दोस्तों, देखिए धारा जो पहला इसमें कहता है कि नाम, लागू और विस्तार दोस्तों। कह रहा है कि धारा 1 में बताया गया कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का नाम, यानी कि उसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1961 दोस्तों, ये लागू है 1 जुलाई 1961 में ये लागू हो गया था। और जो इसका विस्तार है पूरे भारतवर्ष में है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है। यानी कि धारा 1 में ये कहा है कि नाम, लागू और विस्तार बताया गया है। आगे चलते हैं धारा 2 में दोस्तों। धारा 2 में कहा गया है कि दहेज की परिभाषा दोस्तों, दहेज की परिभाषा, यानी कि दहेज के रूप में क्या क्या वस्तुएं क्या दिया जाता है। जैसे आपका कोई ज़मीन या कोई गाड़ी, कोई पैसा, जो भी
दहेज के प्रति कुछ लोग जो देते हैं, लेते हैं, उसकी परिभाषा बताया, यानी कि उसमें दहेज के बारे में क्या क्या बताया कि दहेज में क्या लिया जाता है और क्या दिया जाता है, यानी कि दहेज का परिभाषा धारा नंबर 2 में बताया गया है। आगे धारा 2 दहेज की परिभाषा हो गया। नेक्स्ट धारा जो 3 है कहता है, ये धारा 3 जो कहता है कि दहेज के लिए, देखिए धारा 3 कह रहा है कि दहेज लेने या देने के लिए दंड या उकसाना, कह रहा है कि आप दहेज ले रहे हैं या दे रहे हैं या उकसा रहे हैं तो वो धारा 3 के अंतर्गत आएगा। इसका जो सज़ा है 5 साल का कारावास है दोस्तों, 5 साल का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना इसका है। यदि आप दहेज लेते हैं या देते हैं या उकसाते हैं दहेज के लिए तो आपके ऊपर 5 साल की जो सज़ा है और 15,000 जुर्माना लग सकता है। कह रहा है कि घर एक समय, एक ऐसा समय है दोस्तों, विवाह के समय वर को भेंट, विवाह के समय वधू को भेंट, यानी कि विवाह के समय यदि कोई वर को यदि कोई भेंट करता है या विवाह के समय वधू को कोई भेंट करता है, कोई गिफ्ट वगैरह पैसा कुछ भी देता है यदि, तो वो दहेज में नहीं गिना जाएगा दोस्तों, ये दहेज में नहीं गिना जाएगा। यह धारा 3 के अंतर्गत लागू है। धारा 3 के अंतर्गत ये लागू है कि विवाह के समय किसी वर को, वधू को जो भेंट दिया गया वस्तु या कोई सामान या पैसा कुछ भी हो तो वो दहेज में नहीं गिना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जो धारा 4 है, कह रहा है कि धारा 4 कहता है कि दहेज मांगना दोस्तों, यदि आप किसी से दहेज मांगते हैं तो वो धारा 4 के अंतर्गत आएगा और आपके ऊपर 6 महीने से लेकर 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है यदि आप दहेज मांगते हैं तो। ये धारा नंबर 4 में कहा गया है, धारा नंबर 4 के अंतर्गत है दहेज मांगना। इसकी सज़ा है 6 महीने से लेकर 2 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। आगे चलते हैं दोस्तों। धारा नंबर 4 का ए, धारा नंबर 4 का ए कहता है कि ये 1986 में लागू हुआ था विज्ञापन जारी करना, यानी कि धारा नंबर 4A के अंतर्गत यदि आप विज्ञापन, शादी के लिए विज्ञापन जारी करते हैं तो आपके ऊपर अब धारा नंबर 4 के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। ये 1986 में लागू हुआ था, ये 1986 में लागू हुआ था। ये धारा नंबर ए मतलब संशोधन हुआ था 1986 में, धारा ए में जोड़ा गया था, 4 का ए में। आगे देखते हैं धारा नंबर 5 दोस्तों, कह रहा है कि शादी के लिए किया गया करार, कह रहा है कि आप शादी के लिए, यदि शादी के लिए किया गया जो करार होता है, यानी कि शादी से पहले कोई करार करता है कि मैं आप शादी करेंगे तो आपको इतना हम पैसा देंगे, ये ज़मीन देंगे, धन दौलत देंगे, तो शादी के लिए किया गया जो करार होता है वो धारा नंबर 5 के अंतर्गत आता है दोस्तों। और वो करार जो होता है वो शून्य माना जाएगा। वो क्या होता है, वो शून्य माना जाता है। इसलिए वो जो शादी के लिए आप करार करते हैं तो आप धारा नंबर 5 के अंतर्गत आप आएंगे और आपको जुर्माना लग सकता है और सज़ा भी है। आगे चलते हैं। धारा नंबर 6 कहता है दोस्तों, कह रहा है कि धारा नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों का होना दोस्तों। कह रहा है कि यदि कोई दहेज के रूप में यदि वधू को उसके घर वाले, उसके पिता परिवार वाले यदि कुछ दहेज देते हैं, कुछ शादी धन दौलत कुछ भी देते हैं, ज़मीन जायदाद, तो कह रहा है कि वो शादी के 3 महीने बाद लड़की को देना होगा। यदि उसके लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनको, एक वो लड़की मांग कर सकती है कि शादी के 3 महीने बाद में लड़की को देना होगा जो भी उसके घर वाले, उसके माता पिता दिए हैं। ये 6 महीने, कह रहा है कि 6 महीने से 2 साल की, यदि उस ऐसा नहीं होता है, यदि उसके ससुराल वाले चाहे कोई और उसके रिलेशन या रिश्तेदार यदि ऐसा लिए हैं दहेज के रूप में, तो उस लड़की को शादी के 3 महीने बाद उसको पूरा पैसा जितना भी मिला है उसके घर वाले दिए हैं मायके की तरफ से, पूरा उसको लौटाना पड़ेगा उस लड़की को। फिर कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके ऊपर 6 महीने से लेकर 2 साल की आपकी कारावास हो सकती है और 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। ये धारा नंबर 6 के अंतर्गत आता है। यदि आप किसी दहेज की जो पत्नी है, यदि उसकी जो दहेज मिला गया उसके परिवार से, यदि उसको आप नहीं लौटाते हैं तो। कह रहा है कि एक इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, कह रहा है कि शादी के 7 साल बाद दहेज का मुकदमा नहीं चलता दोस्तों। यदि आप शादी की हुई आपको 7 साल से अधिक हो गया है तो आपके ऊपर दहेज, यानी लड़की वाला जो लड़के के ऊपर, लड़की के पक्ष के ऊपर आपको मतलब दहेज का मुकदमा ख़त्म हो जाता है, नहीं चला पाता है। दहेज का मुकदमा शादी के 7 साल बाद नहीं होता है। आगे कहते देखते हैं, कह रहा है कि जो लड़की की यदि मृत्यु होती है अप्राकृतिक रूप से,
यदि इसकी कोई घटना होता है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है या उसके ससुराल वाले यदि उसको जान से मार देते हैं और प्राकृतिक रूप से जो घटना होता है, लड़की लड़की का मृत्यु होता है यदि, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो सारा उसका जो धन है, आपका ज़मीन जायदाद जो भी है, वारिस जो है उसके उसके लड़के को मिलेगा, या उसका लड़का नहीं रहेगा तो लड़की के माता पिता को मिल जाएगा सारा धन, यदि ऐसा होता है तो। धारा नंबर 8 में कहता है दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई शिकायत करता है तो बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। यदि यदि कोई आम आदमी यदि किसी को दहेज मांगते हुए यदि देखता है, सुनता है, तो वो यदि शिकायत करता है तो उस आदमी के ऊपर बिना कुछ कहे, बिना वारंट के उसको गिरफ्तारी हो सकता है। ये धारा नंबर 8 के अंतर्गत दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, धारा नंबर 9 कहता है कि केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों, धारा नंबर 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार ये दिया गया है। धारा 10 कहता है कि राज्य सरकार को भी धारा नंबर 10 के अनुसार राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। कह रहा है कि धारा नंबर 7 जो कहता है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम स्तर दंड अधिकारी इस मामले को ही सुनता है। कह रहा है कि जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है, इसका जो निर्णय है, जो निर्णायक जो है, जो जज होते हैं, वो प्रथम स्तर के, वो मतलब प्रथम उच्च स्तर के जो होते हैं, आपका जो अधिकारी होते हैं, जज होते हैं, इस मामले को सुनते हैं और उसका दंड देते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे, और मैं यूपीएसआई का जो मूल विधि जो है सब्जेक्ट है, मूल विधि से जितने भी आपके 15-16 अध्याय है, उसमें से जो एक मैंने अध्याय पूरा कर चुका हूँ, जो आपका वाहन जो है मोटर वाहन अधिनियम, और ये दूसरा वीडियो है दोस्तों, ये आपका दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 है। दोस्तों, ऐसे ही जितने भी है आपका अध्याय 15-16 अधिनियम है, सबको लगातार इसे डालते रहेंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, धन्यवाद।